हेलो 11th क्लास, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का चैप्टर नंबर टू 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका पार्ट ए करने वाले हैं आज हम, स्वयं को समझना। तो बेसिकली इस चैप्टर को मैं करवा चुकी हूँ। इस चैप्टर का हम करेंगे अब क्वेश्चन आंसर इसके हम करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में, दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, फिर लघुत्रात्मक, देन दीर्घुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो अति लघुत्रात्मक में फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ये चैप्टर का नाम आपका है स्वयं को समझना। इसमें आप पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को हम कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये 100 होता क्या है, 100 की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है मेन। क्योंकि कोई भी चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो मेन हेडिंग होता है उसी से कई क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले 100 की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, 100 किसे कहते हैं। तो लोगों के लिए 100 की पहचान उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होती है। 100 क्या है, अपने आप को समझना। 100 की अवधारणा से कि अपने आप को हम समझते हैं, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है कि हम हमारी जो शारीरिक स्थिति क्या है, हमारा मानसिक स्थिति क्या है, समाज में हमारी स्थिति क्या है, हम अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो अपनी इन सारी योग्यताओं के बारे में जो हम जानते हैं वही होती है 100। ठीक है, 100 मतलब अपना। तो इसमें आ जाएगी आपकी बेसिकली 4 चीज़ें आप पढ़ेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। ये चारों तरीके से जो अपने आप को हम जानते हैं वो चीज़ होती है 100 की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 2 है 100 अवधारणा तथा 100 मान में क्या अंतर है। तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट है 100 अवधारणा, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। दूसरा आ जाता है 100 मान से आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने जो आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप जो भी चीज़ें अपने बारे में जानते हैं। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें इसमें, पहले आपको 2 चीज़ें अच्छे से समझनी है, फिर आप इससे ईज़िली दोनों में डिफ़रेंस बता सकते हैं, दोनों में अंतर। और आगे भी जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सही से बता रही हूँ। जैसे 100 अवधारणा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा कैसे बनता है, या फिर अगर आप देखें कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई इंसान है, उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उसके बारे में आपकी अवधारणा क्या होती है। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, उसकी योग्यता उसके अनुसार बनती है। जैसे मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, मेरी फीलिंग्स कैसी है, मैं किसी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकती हूँ, यानी अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकती हूँ यानी। तो जो हमारी योग्यताएँ होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, 100 अवधारणा होती है। ओके। दूसरा चीज़ आ जाता है हमारा 100 मान मीन्स अपने बारे में जो हमारा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं। तो आत्मसम्मान क्या है, सबसे पहले हमारा अपने बारे में कॉन्सेप्ट बनता है, हमें अपने बारे में सारी चीज़ें पता होती है कि मैं क्या-क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें आपने देखा होगा 2 चीज़ें होती है, कोई भी इंसान हो तो वो अपने बारे में, या तो कई लोग होते हैं जो अपने बारे में नेगेटिव भी सोचते हैं, नकारात्मक सोच होती है उनकी कि नहीं मैं तो ये काम कर नहीं सकती हूँ। अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि अरे वो तो ये चीज़ें कर सकती है, वो इतना अच्छा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो अपने बारे में हमारा क्या आती है, नेगेटिविटी आती है। तो लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, अपने बारे में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमारे अंदर योग्यताएँ हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं। क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो अलग-अलग होता है। सभी व्यक्ति अलग-अलग है, सभी के अंदर काम करने की योग्यता अलग-अलग है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम कोई कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, पेड़ पे चढ़ने का कॉम्पिटिशन अगर हमने जंगल में रखा, उसमें सारे जानवर हैं, वहाँ साँप है, मछली है, शेर है, बंदर है, सबका आपने सेम कॉम्पिटिशन रख दिया कि सभी को पेड़ पर चढ़ना है। तो क्या होगा, सभी उसमें फर्स्ट आ जाएँगे? नहीं आएँगे। कौन आएगा फर्स्ट? उसमें बंदर ही आएगा सिर्फ़, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग जो रह गए हैं, उनके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो लोग योग्य नहीं थे, वो कोई और चीज़ है जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। तो हम अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट गए। इसमें हमें क्या बताया ना, सम्मान। तो हमारे अंदर दूसरों को देखकर हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं
उसका हमें सम्मान करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही चीज़ें इसमें दी हुई है। तो 2 चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बुक की लैंग्वेज में भी एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट है स्व-अवधारणा। स्व-अवधारणा का अर्थ क्या हो जाता है कि हमारी जो रुचि है, हमारी योग्यताएँ हैं, हमारी क्षमताएँ हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आ जाती है स्व-अवधारणा में, जो हम अपने बारे में अवधारणा बनाते हैं। दूसरी चीज़ सम्मान, जो हमारा आत्म-सम्मान होता है, वो इसी से रिलेटेड है, हमारी अवधारणा से। हमारी जो अवधारणाएँ हैं, हमारी योग्यताएँ हैं, हमारी रुचियाँ हैं, उसके बारे में, उन सब चीज़ों का जब हम सम्मान करते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो होता है हमारा सम्मान। तो आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर ये बुक की लैंग्वेज आपको याद नहीं भी रहती, तो भी आप बहुत अच्छे से ये बता सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। यहाँ तो 2 ये जो दिया हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर 5 मार्क्स में भी आ जाए तो इस पर आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं कि स्व-अवधारणा क्या होता है और आत्म-सम्मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 के विभिन्न आयाम क्या-क्या हैं? 100 मीन्स अपना, जो हम सेल्फ, अपने बारे में जो होता है। तो 100 के विभिन्न आयाम कौन-कौन से हैं? तो 2 आयाम हैं। फर्स्ट हो गया व्यक्तिगत आयाम और सेकंड है सामाजिक आयाम। 2 आयाम होते हैं। व्यक्तिगत आयाम क्या है कि जो हमारे बारे में जो हमारी अवधारणा होती है, वो चीज़ें आ जाती है व्यक्तिगत आयाम में कि जैसे मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या-क्या क्षमताएँ हैं, या फिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मेरी रुचियाँ क्या-क्या है, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिगत आयाम में। दूसरा है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में क्या आता है कि जो हमारी, एक तो हमारी क्या होती है, हमारी कोई भी भूमिका हमारी अपनी होती है, एक पर्सनल होता है, इंडिविजुअली व्यक्ति की होती है। दूसरा कि समाज में उसका क्या रोल है। जैसे एक इंसान है, वो समाज में किसी एक समाज से रिलेटेड करता है, तो वो पंजाबी हो सकता है, सिख हो सकता है, या फिर वो किसी और धर्म से हो सकता है। मतलब अलग-अलग उनकी अवधारणा होती है, जो सोसाइटी में जो उनकी सोसाइटी में जो इंसान की स्थिति होती है उसके बारे में बताता है सामाजिक। तो कोई भी इंसान 2 तरीके से होता है, एक जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो पहचाना चाहता है वो, और दूसरा व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की पहचान का क्या अर्थ है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो अपनी पहचान के बारे में क्या है? तो यहाँ देख लेते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। तादात्मक निर्णय। स्वयं की पहचान का अर्थ है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक अर्जित किए गए गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं जिनके प्रति किशोर धीरे धीरे सजग होते हैं, तथा स्वयं को उस आधार पर स्वीकार कर एक विशिष्ट व्यक्ति प्राप्त करता है। स्वयं की पहचान कैसे? अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी पहचान कैसे करेंगे, तो आप अपनी पहचान कैसे करेंगे? आप ऐसे ही कर सकते हैं अपनी पहचान की, हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा बोल सकती हूँ, या फिर मैं ज़्यादा अच्छी, मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकती हूँ, या फिर मैं अच्छा गा सकती हूँ। तो क्या है कि सभी जो अलग-अलग व्यक्ति हैं, उनकी एक अलग-अलग पहचान होती है। वो अपने काम में अपनी चीज़ जो होती है उसमें वो ज़्यादा माहिर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो स्वयं की पहचान क्या है? जो आपकी योग्यताएँ हैं, जो आपकी क्षमताएँ हैं। तो ये चीज़ें हमें अचानक से पता नहीं चलती, बल्कि क्या होते हैं, बचपन से लेकर जो हमारा बाल्यावस्था होता है, उससे लेकर धीरे-धीरे जब हम किशोरावस्था तक आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है फाइनली कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने बारे में पता करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, अपने आप को एक अलग विशिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्माण करते हैं, तो वो क्या होती है, स्वयं की पहचान होती है, तब हमें अपने आप की पहचान होती है, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों का स्वयं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है? ज़्यादातर लोग अपने आप को कैसा समझते हैं? अपने आप दृष्टिकोण कैसा होता है? तो अधिकांश लोग स्वयं के प्रति सकारात्मक, आत्मसम्मान, आशावादी एवं स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास का दृष्टिकोण रखते हैं। कैसे होते हैं लोग? अपने प्रति सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट है कि जो भी चीज़ है हमारे अंदर, जो भी योग्यता है, उसके लिए हमें अपना, सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर आप अपना सम्मान नहीं करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो आपकी जो योग्यता है, आप जो कर सकते हो, उसके प्रति आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको आत्मसम्मान होना चाहिए, अपने लिए सम्मान होना चाहिए। आशावादी होना चाहिए इंसान को कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए, हम जो भी कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
तो अधिकांश लोगों पर, और ये जो है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से घुमाकर भी दे देता है। आगे आप देखेंगे इसी क्वेश्चन को दे रखा है घुमाकर, कि स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र समूह का स्वयं पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वयं की पहचान में मित्र समूह की काफ़ी अहम भूमिका होती है। स्वयं मीन्स होता क्या है? स्वयं का मतलब है कि जो हमारा चरित्र है, हमारा व्यवहार है, उसे ही स्वयं कहा जाता है। तो हमारा जो व्यवहार होता है, उस पे मित्रों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों? अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो रहते हैं, आप लोगों का भी फ्रेंड सर्कल है, तो क्या होता है जब हमारा फ्रेंड सर्कल है, मित्र समूह है, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, किशोर हो, वयस्क हो, सभी में ये होता है कि वो क्या चाहते हैं कि उनका जो व्यवहार है वो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। जैसे आप चाहते हैं कि आप फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो ऐसे हम व्यवहार करते हैं कि जो बाकी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, उन सभी को जो है हमारा व्यवहार पसंद आए। तो बच्चों पे ये काफ़ी इसका फ़र्क पड़ता है। जो फ्रेंड सर्कल द्वारा, जो हमारे मित्र के समूह द्वारा जो भी व्यवहार अपनाया जाता है, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक जो मित्रों का समूह होता है, वो सारे लगभग एक जैसा व्यवहार करते हैं। जिनका नहीं भी होता है तो ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं एक साथ, जिनका एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसी सोच हो, और जिसका नहीं भी रहता है तो वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज करके अपने मित्रों जैसा बना लेते हैं। तो मित्र समूह का काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि देखा होगा कि अगर जिन बच्चों को कई बार होता है कि मित्रों की जो आदत लग जाती है, अगर किसी को कोई आदत नहीं है, कई बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मित्रों द्वारा वो चीज़ किया जाता है। कई बच्चे जो है, अगर अगर उनके मित्रों का समूह अच्छा है, वो अच्छी चीज़ें अपनाते हैं, तो उन बच्चों द्वारा भी वही चीज़ें अपनाई जाती है। तो हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में जो है मित्रों की बहुत अहम भूमिका होती है, और यही चीज़ें बस आपको बताना है कि हमारे अपने स्वयं के निर्माण में मित्रों की क्या भूमिका होती है। तो स्वयं के निर्माण, व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्र की स्वीकार्यता के आधार पर निर्धारित होती है। व्यक्ति जो ऐसे चरित्र का निर्माण करता है अपने अंदर, अपने आप को वैसा बनाना चाहता है जैसे उसके मित्र चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, किशोर अथवा वयस्क, चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, किशोर, वयस्क, सब पे ये होता है कि वो सभी ये चाहते हैं कि स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझना चाहते हैं, और मित्रों के समरूप ही स्वयं को देखना चाहते हैं। जैसे उसके मित्र है वैसे ही वो भी बनना चाहते हैं, उन्हीं के जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं। उनके द्वारा सम्मान, स्वीकार्यता व्यक्ति के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, वो हमें स्वीकार करें, तो वो भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए कई बार अपने व्यवहार को जो वो चेंज भी करते हैं। तो हमारे व्यवहार पर, हमारे अपने स्वयं के निर्माण पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो मित्र समूह का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक पहचान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही चीज़ ऊपर भी था वो, लेकिन 1 to 2 मार्क्स में आता आपका, और उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान, उन दोनों में क्या अंतर है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये रहा। फर्स्ट आ गया हमारा व्यक्तिगत पहचान, एंड सेकंड है सामाजिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान में क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत पहचान का अर्थ है वे गुण तथा योग्यताएं। व्यक्तिगत पहचान मतलब वो होता है जिसमें हमारा अपना पर्सनली पहचान हम दिखाते हैं। जैसे हमारा कोई गुण हो गया, या फिर हमारी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी, हमारी कोई ऐसी योग्यता जो हमारी अपनी पर्सनल होती है, हर सभी की अलग अलग होती है। और तो वो क्या करते हैं, कोई भी किशोर हो, कोई भी इंसान हो, वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जो योग्यता है, अपनी जो भी उनके गुण हैं, उसको पहचानता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर अगर किसी को लगता है कि ये जो है हमारे अंदर, जो हमारी ये योग्यता है, इसमें ये चीज़ कमी है, फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सनली, अब अगर कोई है, मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाती, या फिर मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती, तो हम क्या करेंगे, फिर अपनी उस कमी को सही करने के लिए क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। जैसे अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो ये मेरा पर्सनली है, ये पूरा सोसाइटी का कोई मैटर नहीं है, मेरा पर्सनली है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए हम ज़्यादा क्या उस अपने लिए अपने ऊपर मेहनत करेंगे थोड़ा, कि हाँ, किससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर कि कोई ज़्यादा पतला है, तो उसे लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, या फिर किसी को अगर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम वर्क करते हैं। तो ये सबकी अलग-अलग व्यक्तिगत मतलब यही हो गया, जो पर्सनली उसकी पहचान है, उसको फिर पहचानना, उसमें सुधार करना, वो उसकी व्यक्तिगत पहचान है।
नेक्स्ट है सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान का मतलब क्या है? उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ता है। ऐसी पहचान जो उसको समाज द्वारा मिली है, जो उसको किसी समाज से जोड़ता है। जैसे अगर कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, तो वो सामाजिक रूप से हम बताएँगे कि उस सोसाइटी की पंजाबी सोसाइटी से, बंगाली से है। तो जो उसको समाज से जोड़ता है, जो उसकी संस्कृति से जोड़ता है, जो पूरे ग्रुप से जोड़ता है, समाज के लोगों से, वो उसकी सामाजिक पहचान होती है। और व्यक्तिगत पहचान में वो आता है जो उसका पर्सनली अपना व्यक्तिगत है, उससे किसी सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है। अब अगर कोई इंसान मोटा है तो उससे सोसाइटी को मतलब नहीं है, कि उसका सामाजिक रूप से उसकी पहचान नहीं है कि उस समाज में मोटे समाज से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, कोई बंगाली है, पंजाबी है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो वो उस समाज से आता है। तो ये हो जाती है सामाजिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। हमने लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर लिए, अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परिवर्तन के आधार पर किशोर अवस्था में स्वयं की अवधारणा कैसे विकसित होती है? तो स्वयं की अवधारणा जो विकसित होती है, अभी हमने स्वयं की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो किशोर अवस्था में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से बहुत सारा पढ़ा है कि किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोरों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं काफ़ी। तो उस टाइम पर जब शारीरिक रूप से किशोरों में जब परिवर्तन आता है, तो उस टाइम पर उनके अपने बारे में, जो उनका व्यवहार के बारे में, उनके बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, वो कैसे बदलता है, वो कैसे विकसित होता है, वो सारी चीज़ें हम बतानी है इसमें। तो इसका आंसर है, किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की स्थिति को कहा जाता है। किशोरावस्था में किशोर शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो जो इनके अंदर जब किशोरों के अंदर जब शारीरिक रूप से चेंज आता है, उनके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं किशोरावस्था में। तो जब वो सारे चेंजेस आते हैं, तो उनकी जो स्वयं की अवधारणा होती है अपने बारे में, वो भी बदलने लगती है। इस उम्र में शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही हमारे विचारों में, सोचने की शक्ति में भी प्रगति होती है। जब हमारे अंदर शारीरिक विकास होता है, तो हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। लड़कियों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे वे बच्चों से बड़ी बनने लगती है, उनकी विचारधारा भी बदलने लगती है। लड़कियों में परिवर्तन आता है, जब उनमें परिवर्तन आता है तो वो बड़े होने लगते हैं, तो उनके विचार जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, आपने देखा जब हम बच्चे थे, तो उस टाइम पर जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी थी वो जो थी, और जो किशोर अवस्था में हमारी अंदर होती है हमारी थिंकिंग एबिलिटी, उसमें काफ़ी डिफ़रेंस होता है। धीरे-धीरे हम परिपक्व होते जाते हैं, हमारे अंदर समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, तो हमारे जो अपने बारे में जो हमारी अवधारणा होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वो भी चेंज होने लगता है धीरे-धीरे। किशोरावस्था में युवक व युवतियों के आवाज़ में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। जो स्टार्टिंग में जो बच्चे की आवाज़ होती है पतली, धीरे-धीरे क्या होता है, वो आवाज़ चेंज होने लगती है। किशोरावस्था में आकर लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, और लड़कों की आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाता है, लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। तो फिर क्या होता है, इसी से उनकी जो अपने बारे में जो उनकी स्व की अवधारणा होती है, वो भी चेंज होने लगती है। युवकों व युवती की शारीरिक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। युवतियों के स्तनों का विकास होता है, उन्हें मासिक स्राव आरंभ हो जाता है। ऐसे में लड़कियां अजीब मानसिक स्थिति में गुजरती है। कुछ युवतियां तो घबराने लगती है कि ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। इस वक्त उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होती है, तो उनके माँ की होती है, जो उन्हें समझाती है कि ये सब नॉर्मली है, सहज है, सबके साथ होता है, या कुछ अलग नहीं हो रहा। बड़ी होने पर लड़कियों की चाल बदल जाती है, क्योंकि बचपन में जैसे वे चलती थी अल्लड़ता से, जो क्या होता है बचपन में हम जो चलते हैं वो चाल, और बड़े होने के बाद काफ़ी सिंसियर हो जाते हैं, काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो व्यवहार के प्रति जो सौ का मतलब क्या है, जो हमारा व्यवहार है, स्व की अवधारणा में हमारे जो व्यवहार होता है वही आता है। तो जब हमारे व्यवहार में चेंज आएगा, तो हमारे स्व की अवधारणा भी चेंज होने लगती है। किशोरावस्था में लड़कियां संकुचित हो जाती है। ज़्यादातर लड़कियां जो है वो ज़्यादा बातें नहीं करती, कुछ लड़कियां तो शर्माने भी लगती है। किशोरावस्था में युवक व युवतियों की विचारधारा में परिवर्तन स्वाभाविक है। उनकी विचारधारा जो बचपन में होती है, उससे काफ़ी चेंज हो जाती है विचारधारा, क्योंकि इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे बॉडी में होती है। और जब हमारे फिज़िकली परिवर्तन होता है हमारे अंदर, तो हमारी अपनी अवधारणा भी चेंज होने लगती है। शरीर के साथ-साथ उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है। उन्हें यह समझ में आता है कि अब वे बच्चे नहीं रहे,
थर्ड है, आप स्वयं की पहचान बनाने के लिए स्व व्यक्तित्व के कौन से पक्षों को उजागर करना चाहेंगे? अपने शब्दों में 200 शब्दों तक उत्तर दीजिए। आप अपनी पहचान बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व में, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व में कौन-कौन से पक्षों को उजागर करना चाहेंगे? आप क्या-क्या चाहेंगे कि आपके व्यक्तित्व में हो? तो अभी जस्ट मैंने कहा था पहले कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए, अधिकांश लोगों का स्वयं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है? यही इसी का आंसर आपको इसमें भी डालना है। बस इसे क्या करना है, थोड़ा-सा डिफ़ाइन करके आप लिखेंगे। मतलब यहाँ पर ओनली पॉइंट में दे रखा है और इस क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे इसी का आंसर, क्वेश्चन नंबर का है ये थर्ड में, तो इसी को अलग तरीके से थोड़ा-सा लिखेंगे। जैसे ये बोल रहे हैं कि आप अपने व्यक्तित्व के कौन-कौन से पक्षों को उजागर करना चाहेंगे? तो इसमें आप सेम आंसर यही चीज़ लिख सकते हैं कि जैसे स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे, ठीक है? तो इसको फिर आप जैसे फर्स्ट पॉइंट करके और ऐसे लिख दोगे कि स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच। इसमें बोल रहा है ना कि कौन-कौन से इसमें बता रहा है ना कि कौन-कौन सी चीज़ों को आप उजागर करना चाहेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है, निम्न चीज़ों को उजागर करना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं के प्रति, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बुक से ही आपको करवा दिया है। मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएँ और तो इसमें आप थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए। स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर यहाँ ऐसे डैश डाल के आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करके आगे लिख देंगे कि हमें स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच। और फिर नेक्स्ट जो क्या है, इसमें जो है इसी को आपको पॉइंट बना देना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड हो गया कि आत्मसम्मान, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। थर्ड हो गया आशावादी। एंड फोर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर अपनी क्षमताओं पर, अपनी योग्यताओं पर विश्वास। तो ये सारी चीज़ें जो है रखना चाहेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यही चीज़ें डिफ़ाइन कर देनी है और वही आ जाएगा आंसर। 200 शब्दों में लिखना है तो 4 पॉइंट आप लिख कर उसे डिफ़ाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वयं संकल्पना का अर्थ। कि स्वयं संकल्पना मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व संकल्पना या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट से आप मीनिंग समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे विचार होते हैं उसे ही कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, स्व संकल्पना स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का एक संग्रह है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक गाय है, उसके बारे में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपकी संकल्पना है वो क्या होगी? तो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको मेन ये समझा रही हूँ। तो जैसे एक गाय है, तो गाय को आप कैसे जानोगे? तो गाय को हम देखते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होती है, 2 नाक होती है, गाय घास खाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये गाय है, ओके। तो वैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या आता है, आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में क्या विचार है। तो अगर आप अलग अलग लोगों से पूछो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, तो सब लोग अब अलग अलग बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा गेम खेल लेती हूँ, कोई बोलेगी मैं बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ, कोई बहुत अच्छा, मतलब सब अपने बारे में जो उनके बारे में जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। वही उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। वही बताता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्या है? विचार है, किसी भी चीज़ के बारे में जो आपके विचार होते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, क्या अगर आप किसी वजह से, हाँ, कॉन्सेप्ट बनता है तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? तो कई बच्चे ये भी बोलेंगे हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन कई बच्चों में होता है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जैसे मैं तो ये कर ही नहीं पाती, या फिर मैं ये कर ही नहीं सकती, ये मेरे बस की नहीं है। तो ये क्या है, अपने बारे में हमारी जो अवधारणा है, संकल्पना है, वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद संकल्पना का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बनाना क्या, जब स्टार्टिंग से ही बच्चे जब बाल्यावस्था में आते हैं तो उसी टाइम से उनमें जो है ये संकल्पना बनाने की अवधारणा जो है वो शुरू हो जाती है। फिर आयु बढ़ने के साथ साथ उनके जीवन के अनुभव क्या आकार लेता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति की संकल्पना उसके अतीत,
तथा वर्तमान के अनुभवों के आधार पर बनती है। जैसे क्या है, अब बचपन से बच्चे का कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अगर वो बच्चे बचपन से बच्चा पढ़ रहा है, मान लिया, ओके, तो वो हर बार वो क्या होता है, फर्स्ट आता है क्लास में, तो उसकी वो एक अवधारणा बन जाएगी, उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं हर बार फर्स्ट आता हूँ। तो ये क्या है, जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक करते रहते हैं और जो चीज़ें हमारे साथ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, संकल्पना बन जाती है। जैसे अगर मैं बचपन से कोई बच्चा करता आ रहा है और उसे गेम में वो अच्छा नहीं है बचपन से ही, तो हमारी क्या धारणा बन जाती है कि नहीं, मैं नहीं खेल पाती। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही गेम से साइड रहती हूँ, मैं गेम वेम में या फिजिकली कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती। तो ये सभी का अपना अपना कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो एक प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट बनना क्या, एक प्रक्रिया जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ जो हमारे अतीत में हुआ है और जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग बनता है। स्व संकल्पना आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और सामाजिक स्वयं का मिश्रण का ही नतीजा है। हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है अपने बारे में, वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग बनता है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। हमारा आत्मज्ञान, अपने आप को हम कितना जानते हैं। हम अपने बारे में कॉन्सेप्ट तभी बना पाएंगे, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, अपने आप को जानना, जो कि यही चीज़ कई लोग नहीं करते। सबसे पहले क्या है, हमें जो है अपने आप को ही जानना चाहिए। इस चैप्टर का भी जैसे आपका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है, अपने आप को जानना, स्वयं को समझना। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने बारे में सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये दीर्घोत्तरात्मक में था इसलिए आपको इसमें पूरा लिखना होगा, और अगर यही शॉर्ट में आ जाता है 1 to 2 मार्क्स में, तो आप शॉर्ट में यहाँ ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि संकल्पना स्वयं का वर्णन है। अपने आप का वर्णन हम करते हैं कि मैं कौन हूँ, जैसे सवाल का जवाब है। स्वयं संकल्पना क्या होती है, अपने आप का वर्णन होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इस सारी चीज़ों का जवाब हम देते हैं अपने आप स्वयं सेल्फ कॉन्सेप्ट में। हमारे गुण, कौशल, क्षमताएं, भावनाएं और विचार इत्यादि मिलाकर हमारा स्वयं संकल्पना का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मीडिया का किसी व्यक्ति की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ मीडिया का प्रभाव बताना है कि हमारी जो पहचान है उस पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। मीडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर मीडिया जो वो मास मीडिया है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है, जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं। यहाँ बात हो रही है आपकी सोशल मीडिया की। आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर बच्चों को देखो वो क्या करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर चीज़ों से, मतलब सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो सोशल मीडिया से जुड़ने के कारण क्या हुआ है कि मीडिया का हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे हमारे ऊपर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने। समकालीन समाज में मीडिया व्यक्ति की स्व संकल्पना के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। शारीरिक छवि छवि संभवतः एक ऐसा पहलू है जो मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचारित किए गए विज्ञापनों के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। आजकल जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को। तो ये क्यों प्रभावित करता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। ये सबसे ज़्यादा हमारे शारीरिक छवि को प्रभावित करता है। शारीरिक छवि मीन्स ज़्यादातर बच्चे जो एक्ट्रेस को देखते हैं, तो क्या उन्हें जो फिट देखते हैं, उनकी फिटनेस की वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं। और फिर इसकी वजह से ज़्यादातर जो ये फूड डिजीज़ होते हैं, भोजन संबंधी विकार होते हैं, कि उनको वो होते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो दूसरों को देखकर फिर वो भी वैसे ही बनना चाहते हैं, जो कि बनावटी भी होता है, दिखावटी। लेकिन उन्हें क्या होता है, सोशल मीडिया पर वो देखते हैं और फिर वो अपने आप को भी वैसा ही दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से डाइट करते हैं। और जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर डाइट वाइट में लग जाते हैं और फिर क्या होता है, उनको खाना बंद कर देते हैं। कई लोग जैसे कुछ ज़्यादा मोटे हैं तो वो खाना ही बंद कर देते हैं कि हम खाना बंद कर देंगे तो हम भी पतले हो जाएंगे। तो इस टाइप से सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी शारीरिक छवि पे। और अपने आप को जब अगर वो वैसा नहीं देखते कि नहीं, मेरा वैसा लुक नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहते हैं। और उसी की वजह से इतनी सारी बीमारियां होती है, भोजन संबंधी विकार होता है बच्चों में, और फिर डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको करवा दिया, जितने भी थे दीर्घ उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।